हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते नमस्ते। हाँ, गुड आफ्टरनून। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते नमस्ते। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। बहुत सारी खुशी आपकी लाइफ में रहे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग ऑलमोस्ट टू द लास्ट में आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 1। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैंने आप सभी लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। कई बच्चों को होमवर्क कैसे रिपोर्ट करना है आपको नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लास्ट लेक्चर, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर 19 करेंगे। थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा तो अगले लेक्चर में करके नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इनिशिएट कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमें करना है। आज का जो हमारे पास टारगेट है दैट इज होमवर्क डिस्कशन, एडवांस एनालिसिस, पीवाईक्यू ऑफ एडवांस एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात। भाई देखो, जो भी आपकी होमवर्क स्लाइड होगी, ध्यान से समझना, जो भी आपकी होमवर्क स्लाइड आपकी है, ठीक है, उस होमवर्क स्लाइड को आप सिलेक्ट करें। आस्क अ डाउट में जाएंगे, आस्क अ डाउट में जाएंगे, ये बताना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, आस्क अ डाउट में जाएंगे, आप अपनी होमवर्क स्लाइड सिलेक्ट करेंगे, स्लाइड आप अपनी सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर किसी एक बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम चेंज करा रहे हैं। ठीक है, वन पर्सन मस्ट आस्क अ डाउट, मस्ट आस्क अ डाउट। ठीक है, और स्लैश कमेंट। आप उस पे एक बच्चे का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बच्चा उस पे कोई डाउट या कमेंट कर देगा। जैसे ही डाउट या कमेंट होगा फिर अदर स्टूडेंट्स कैन सबमिट, ठीक है, बी आएगा, सबमिट देयर आंसर्स स्लैश फोटोज बिलो इट। कई बच्चे ये चीज जानते हैं, जिन बच्चों को नहीं जानते, कई सारे बच्चे ये चीज पूछ रहे थे। ठीक है, अगर आपको मैं शो करना, यहां से आपको दिखेगा तो है नहीं। ठीक है, जल्दी से मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं। जैसे आप पीडब्ल्यू के ऐप में जाएंगे बेटा, ठीक है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे जवाब दें। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने बैचेस में लक्ष्य जेई में गए। ठीक है, फिजिक्स की क्लास, सपोज लास्ट क्लास 8 तारीख को जो हुई थी उसमें आपने एंटर करा, ये लेक्चर स्टार्ट हुआ। आपका यहां पर आता है आस्क अ डाउट। ठीक है, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेता हूं, आई होप आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, हाँ, आपका आस्क अ डाउट आएगा तो आपने आस्क अ डाउट सिलेक्ट करा। कोई भी स्लाइड में आप क्लिक करेंगे, जैसे किसी भी बच्चे ने एक बार लिख दिया होगा तो उसके नीचे आप अपने और आंसर, देखो अटैच का फाइल, आप अपनी फोटोज आप लिख सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, हाँ, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आज की क्लास सारे बच्चे किन किन ने रिवाइज करा? भाई आज की क्लास मैंने तो सोचा था कि इसको एडवांस सेशन में देंगे, लेकिन मैं सोचा कि आज क्लास में, क्योंकि एडवांस सेशन रिकॉर्डेड होगा, थोड़ा सा बच्चों को इंपैक्ट फील होने में कई बार दिक्कत आती है। तो आज की क्लास हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन रिवाइज करके आया है? सारे बच्चे कौन कौन रिवाइज करके आया है? सारे बच्चे जल्दी से बताइए, रिवाइज किया है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए बेटा, आज की क्लास बड़ी मजेदार होगी अगर आपने ध्यान से सुना। ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना। और मैंने आपको पहले बताया था जेई जनरली लास्ट वाले टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है, तो आप देख लेना फ्लक्स से कितने सारे एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें, अ पॉइंट चार्ज क्यू हमारे पास इतना है, एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर यहां पर, और ये 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो आपको समझ आ रहा है, ये अगर ए है, ये ए है, तो ये a/2 है। तो हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अगर आप फ्लक्स की बात करेंगे तो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आएगा। ठीक है, और बटे 6 हो जाएगा। इस शीट की अगर बात करें, क्योंकि 6 हिस्सों में जाएगा, तो यह आएगा आपका चार्ज है 12 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर रहे थे तो कितना आ रहा था आपका? 226। वेरी गुड। ठीक है, 226, दैट विल बी योर आंसर। वेरी गुड बेटा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर?
कई सारे बच्चों ने इसके सॉल्यूशंस करे, बहुत आसान है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, हाँ इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। कई बच्चों ने गलत करा। फाइंड फ्लक्स थ्रू द शेडेड फेस। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पिरामिड है, ये एक आपका पिरामिड है। कई बच्चों को लगता है कि पिरामिड का बेस हमेशा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए, पिरामिड में आपके 4 फेसेस होते हैं। नहीं भाई, इसका बेस अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप बेस ध्यान से देखो तो ट्राइंगल है। हम लोगों को सिमेट्रिकली, अगर मैं इसको क्लोज कर लूं तो जरा ध्यान से समझना। कितना आंसर आ रहा है भाई, सारे बच्चे जल्दी से बताना। Q/8, Q/6, वेरी गुड। अगर मान लीजिए आप ध्यान से देखें, एक पिरामिड में आपने बीच में यहां पे बिल्कुल सिमेट्रिकली एक बल्ब रख दिया है, तो आधी रोशनी नीचे जाएगी, आधी रोशनी ऊपर जाएगी। आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला चार्ज, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस की बात करूं तो इसमें से जो फ्लक्स होगा, या फिर कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करेंगे, मैंने इसको सिमेट्रिकली कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अगर आप देखें तो कितने फेसेस हैं, टोटल फेसेस हमारे पास हो जाएंगे 6। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। ट्राइंगुलर बेस है ना, एक फेस ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, नीचे भी आपने 3 बना लिए। अगर मैं इसको अपना गॉसियन सरफेस मान लूं बेटा, तो टोटल फ्लक्स आपका कितना होगा, Q/ε0, क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ये हमारे पास सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होने के बाद आप अपना यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो फ्लक्स थ्रू वन साइड अगर आपको देखना है तो टोटल फ्लक्स का बटे 6 कर दीजिए, तो Q/6ε0 आप सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा। क्लियर, क्लियर। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे बेटा, ध्यान से समझना, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि सर पिरामिड में, अगर मैं पिरामिड की बात करूं, यहां पर चार्ज है तो आधा फ्लक्स नीचे जाएगा, है ना। अगर आप यहां बल्ब रखते तो Q/2ε0 आपका नीचे जाता एंड रेस्ट Q/2ε0 ऊपर से जाता, रेस्ट आपका Q/2ε0 ऊपर से जाता, Q/2ε0, और ये 3 फेसेस में से निकलता। तो मैं यहां पे कह सकता हूं 3 फेसेस में से आपका जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज Q/2ε0। एक फेस की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा Q/6ε0। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। सर इसको क्यूब में कन्वर्ट कर दोगे फायदा क्या होगा, खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है भाई। देखो हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। जिस प्रकार का एक पिरामिड के साइड फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, तो मैंने कहा यार बल्ब है, आधी रोशनी नीचे जाएगी, आधी ऊपर जाएगी, और 3 फेसेस से निकलेगी, तो Q/2 का 1/3 कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। जेई का जरा ये वाला क्वेश्चन का जवाब सारे बच्चे आप बताना कितना आया, ठीक है। सारे बच्चे जल्दी से, जेई 2021 का ये अच्छा सवाल है, ठीक है, 2021 का ये एक अच्छा सवाल है। लेट्स सी कौन कौन इसको कर पाता है। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, क्यूब के कोने में है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E थ्रू द शेडेड एरिया इज, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो हमारे पास क्यूब है, जो चार्ज है, इज एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, कॉर्नर ऑफ क्यूब। क्या आपको ये चीज समझ आ रही है, ध्यान से सुनना बेटा, क्या आपको ये चीज समझ आ रही है। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था, जो टोटल फ्लक्स होगा डिवाइडेड बाय 8। क्यों, हमारे पास चार्ज इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, चार्ज इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स। तो हमारे पास Q/8 चार्ज अंदर बचेगा, तो आप यहां पे कह सकते हैं Q/8ε0। ये तो एक क्यूब में से फ्लक्स आया, एक क्यूब में से। और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने सोचने के लिए मजबूर किया। अब सारे बच्चे बताना, इस चार्ज में से जो ये वाला फेस है, ये वाला जो पीछे का फेस है, इसमें से फ्लक्स कितना होगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। मैं 3 फेसेस को मार्क कर रहा हूं, एक ये वाला, एक नीचे वाला फेस, और एक हमारे पास ये वाला फेस, ठीक है, एक हमारे पास
इन तीनों फेसेस में से फ्लक्स कितना होगा। अगर सवाल ये हो जाता तो आप सोच के बताइए, जो पीछे वाला फेस है इसमें से फ्लक्स, वेरी गुड यार, वेरी गुड, लव यू बेटा। भाई हमारे पास इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन दिस फ्लक्स passes through only 3 surfaces, only 3 faces of cube, faces of cube। मेरे को पता है कई बच्चों को ये डाउट होगा, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जरा देखना, थोड़ा सा एनालाइज करना। अच्छा क्वेश्चन है, और यही चीज आपको जेई ने एडवांस में भी पूछी है। अगर मैं क्यूब का बेस की बात करूं, ये सवाल जरा समझना, चार्ज यहां पर था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऊपर से निकल जाएगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी। अगर आप सिर्फ बेस की बात कर रहे हो, चार्ज ये था, बेस ये है, तो चार्ज में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में निकलेंगी, तो बेस के ऊपर से निकल जाएंगी, तो बेस वाले में से आपका कितना हो जाएगा, फ्लक्स 0। ध्यान से समझना, जो आपकी ये वाली साइड थी, ठीक है, जो आपकी, अगर आप यहां पे बल्ब लगाओगे तो इसके फेस के पैरेलल वो लाइट निकलेगी, तो यहां पर भी सरफेस के आपके पैरेलल होंगी ऐसे, इसमें से भी आपकी फ्लक्स नहीं होगी, इसमें से भी आपकी फ्लक्स 0 होगी, एंड लास्ट जो आपका ये वाला है इसमें से भी फ्लक्स 0 होगा। क्लियर, ध्यान से सोचना ये चीज। तो सर फ्लक्स जो था वो पास किस में से कर रहा है, आपका ये वाला फेस, जो फ्रंट फेज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, इसमें से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, और इसमें से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। ये जो पहली 3 आपके फेसेस हैं, इसमें से आपका फ्लक्स होगा। ध्यान से देखो, ये वाला, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा ऊपर से ऐसे निकल जाएंगी, तो फ्लक्स 0, फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 किसमें से पास हो रही है, किसमें से हमारे पास पास हो रही है, इन 3 फेसेस में से। तो फ्लक्स थ्रू 1 फेस कितना होगा, फ्लक्स थ्रू 1 फेस, अगर मैं एक फेस की बात करूं, ये पूरे क्यूब में से क्यूब जा रहा था इतना, और ये 3 फेसेस में से जा रहा है, तो फ्लक्स थ्रू 1 फेस इज हमारे पास फ्लक्स ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय, ध्यान समझना, 3, क्योंकि 3 फेसेस में से ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर, क्लियर। अब इन्होंने 2 शेडेड एरियाज में से पूछा है, आप समझ सकते हैं ये हमारे पास क्यूब है, इस वाले एरिया और इस वाले एरिया को अगर आप दोनों को ज्वाइन करेंगे 1 कंप्लीट फेज मान सकते हैं, 1 कंप्लीट फेज मान सकते, तो आपका आंसर यही तो होगा। अगर आपसे कोई पूछता है इसमें से कितना जाएगा, तो ये हमारे पास इसमें से फ्लक्स होगा आपका Q बाय 24 का आधा, और मतलब इसका भी आधा करोगे 48 एप्सिलॉन नॉट इसका होगा, और इसमें से फ्लक्स होगा Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ोगे वापस यही आ जाएगा, आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। सर वाई ओनली 3 फेसेस, खुद सोचना। अब ये चीज आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। आप अपने कमरे में कोने में बल्ब लगा दीजिए, कोने में, तो ये जो रोशनी निकलेगी इस दीवार को टकराएगी, इसको टकराएगी, इसको टकराएगी, लेकिन अगर आप कोने में बल्ब लगाएंगे तो रोशनी इस दीवार से पैरेलल जाएगी, इस दीवार को क्रॉस नहीं करेगी। फ्लक्स क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस को क्रॉस करे, तो जब आप कोने में बल्ब लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो इस बोर्ड के यहां पर बल्ब लगा दूं, तो लाइट रेज ऐसे जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी, इसमें से समझना, लाइट रेज ऐसे जाएंगी, तो इसमें से फ्लक्स क्या हुआ, 0। अगर मैं कोने में बल्ब लगा रहा हूं तो जो यहां वाला सरफेस होगा, लाइट रेज ऐसे जाएंगी सरफेस पे, फ्लक्स 0। जो जमीन का सरफेस होगा, लाइट रेज पैरेलल ऐसे जाएंगी, उसमें से फ्लक्स नहीं होगा। क्या आप ये चीज समझ नहीं पाए? मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन जब कराया था, ये वाला जब क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था यहां चार्ज है, इस वाले सरफेस में से फ्लक्स बताओ, इस वाले सरफेस में से, तो मैंने कहा था इस वाले सरफेस में से फ्लक्स 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस नहीं कर रही है, इसके ऊपर से निकल जाएंगी। क्लियर, क्लियर, बोलिए भाई, यस। तो जरा इसका जवाब देखा जाए तो सी ऑप्शन हमारे पास आंसर रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन, y Q बाय 8, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये चीज भी लास्ट क्लास में बताई थी। क्यूब के एक कोने में, ध्यान से समझना,
अगर मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, इसके कोने में मैं अगर एक चार्ज रखता हूं, ये चार्ज कितनों से शेयर होगा? मैं एक क्यूब यहां रख सकता हूं, ठीक है, एक क्यूब यहां रख सकता हूं, एक क्यूब यहां रख सकता हूं। अब ये चार क्यूब्स मिला के बल्ब, अगर मैं यहां पे बल्ब लगाऊंगा, आधा बल्ब इन चारों में बट गया। और ऐसे ही आप 4 क्यूब्स ऊपर रख सकते थे इसको कंप्लीट करने के लिए। ऐसे आप 4 क्यूब्स रख सकते थे। अब आप ध्यान से देखो, 8 क्यूब्स में इसकी बल्ब की रोशनी जाएगी, तो एक रूम में कितनी जाएगी? 1/8। सिंपल सी बात। क्लियर? क्लियर? हां, क्लियर। तो ये चीज था हमारे पास। ओके, क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। रिपीट कर दिया बेटा, लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ाया भी था, इसलिए मैं पूछ रहा था कौन कौन रिवाइज करके आया है। ठीक है, हाँ। अब खेल होएगा थोड़ा खतरनाक। ठीक है, क्लियर? देखो, कई बच्चे कह रहे हैं ना रिवाइज नहीं कर पाए सर, नोट्स नहीं बना पाए, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं ना ही लेक्चर एक्सटेंड करूं ना ही पुश करूं, एडवांस को क्लास लेक्चर में ही कर ले। ठीक है, थोड़ा सा डिले चल रहा है, वो मेरे ऊपर है। पिछले साल 8 लेक्चर का डिले था, टाइम पर खत्म हुआ। आप मेरे को पता है आखिरी में सपोर्ट करोगे। अभी हम लोग कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, मैं ज्यादा लेक्चर पुश नहीं करना चाहता, क्योंकि आप फिर उसमें पढ़ जाओगे, नहीं देखा तो फिर आपके कंसेप्ट नहीं बने। क्लास में लाइव में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर डाउट देख लो, पॉपुलर में तो कुछ आया नहीं सर, फिगर नहीं बनती। तो जरूरी नहीं है भाई, थॉट प्रोसेस बनाओ ना यार। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको फिगर बनाना है सर। पर सर आपने तो बताया था कि एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में होगी, तो फ्लक्स 0 कैसे होगा? कौन से सरफेस में कह रहे हो बेटा? हाँ बेटा, फ्लक्स की डेफिनेशन आपने ध्यान से नहीं सुनी। फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, 1 मिनट रुक जाना, थोड़े से कुछ बच्चों को डाउट ले लो। फ्लक्स की डेफिनेशन होती है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर या क्रॉस कर रही है। अगर मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था, अगर मैं इस सरफेस के बीच में एक बल्ब लगा दूं तो कितनी लाइट रेज इस सरफेस को क्रॉस करेंगी? एक भी नहीं करेगी, क्योंकि जैसे आप बल्ब जलाओगे सारी लाइट रेज इसके सरफेस से ऊपर से निकल जाएंगी। अब आपका क्यूब का एक फेस ये है, ध्यान समझना, एक बेस है एक इधर। अगर मैं बल्ब जलाऊंगा, यहां पर चार्ज रखूंगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। पीछे वाला फेस है, जरा ध्यान समझना, ये मेरे पास क्यूब है, एक साइड ये हो गया, एक ये है, एक ये। जैसे जलाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे। तो इन तीनों सरफेस, इसमें 0 हो जाएगा। जो यहां की दीवार है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस करेंगी, जो ऊपर वाली दीवार है उसको क्रॉस करेंगी, जो फ्रंट की दीवार है उसको क्रॉस करेंगी। फ्लक्स सिर्फ इन तीनों में है भाई। क्लियर? क्लियर? ओके। सर 8 क्यों कर रहे हैं? 4 में भी तो सिमेट्री बन रही है। 4 में बन रही है तो आधा चार्ज कर लो, आधा फ्लक्स ऊपर जाएगा, आधा फ्लक्स नीचे जाएगा, तब भी आपका आंसर आएगा। आप 4 क्यूब्स बना रहे हो, उसमें चार्ज इनक्लोज कितना है? Q/2, अपने आप Q/8 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे लेंगे, जरा इसको समझना। सारे बच्चे अपनी चैट रोक देना, ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम आपने 11th क्लास में यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था, सॉलिड एंगल। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सारे बच्चे, अब मेरे को पता है आपको नहीं आता है तो ध्यान से सुनना। हमारे पास एक होता था एंगल, जिसको हम लोग प्लेन एंगल भी कहते हैं। प्लेन एंगल, जैसे अभी तक आप लोग अपने कॉपी पे एंगल बनाते हैं, 2 डायमेंशनल एंगल आप कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, जैसे आपके लिए यहां पर एक थीटा है, तो ये आपका रेडियस है, ये आपका आर्क लेंथ है। ध्यान से सुनना बेटा, आर्क लेंथ है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये हमारे पास होता था। और अगर आप थीटा की यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट होती थी इसकी रेडियंस। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन हमारे पास नहीं है, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये हम लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था। ठीक है, जो एमकेएस सिस्टम होता है उसमें आप अगर सप्लीमेंट्री यूनिट्स जोड़ देते हो, एंगल एंड सॉलिड एंगल, तो वो एसआई यूनिट सिस्टम बन जाता है। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये सभी चीजों को पता है, आप रेडियंस में नापते हैं। ठीक है, और ये भी लिख देता हूं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, कन्वर्ट करने में आपने ये चीज यूज भी करी। अब हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सॉलिड एंगल, इसको स्टार मार्क करके लिखना, क्योंकि ये अब हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने वाले। सॉलिड एंगल हमारे लिए एक 3 डायमेंशनल एंगल है, 3D एंगल है।
अब सर एंगल 3 डायमेंशनल कैसे हो सकता है, जरा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप एक स्फेयर की, जैसे आपने कभी ना कभी कोन तो देखा ही होगा, कोन तो देखा ही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं एक कोन बना दूं, ठीक है, सॉफ्टी तो सभी ने खाई है ना भाई, ठीक है। अगर आप किसी कोन की बात करते हैं, कोन के अंदर जो एंगल बनता है वो एक 3 डायमेंशनल एंगल है, वो प्लेनर नहीं है, कॉपी के प्लेन पे नहीं आएगा। दिस इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड से नाम पता लग रहा है कि थोड़ा 3D टाइप का होगा। एक ऐसा एंगल जो 3 डायमेंशनल है, दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल, ठीक है। ध्यान समझना, ये कुछ कोन टाइप का ऐसा दिखता है, ये कुछ आपको कोन टाइप का आपको दिखता है, ठीक है। मैं इसका एक बार थीटा कम करता हूं, कोन एंगल, हां, जरा यहां पर ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखें तो कोन दिखाई दे रहा है, और जैसे आप कोन का एंगल बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, ये पूरा कवर करता चला जाएगा। ये हमारे पास, ध्यान से देखो, कोन का एंगल आप अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ये पूरा आपका आधा स्फेयर को कवर कर चुका है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस, यस। तो जरा ध्यान से इस चीज को लिखना, हमारे पास एक कोन के अंदर, एक कोन, 3 डायमेंशनल कोन के अंदर जो आपका एंगल होता है, इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। जैसे वहां पर आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस ओमेगा, इसके ऊपर का जो भी आपका ये सरफेस है, ठीक है, ये जो भी आपका सरफेस है, इसका एरिया ds है और रेडियस r है। तो जरा ये चीज समझना, ओमेगा को लिखा जाता है ds बाय आर स्क्वायर। ds क्या है? एरिया ऑफ दिस सरफेस, एरिया ऑफ, जैसे आर्क लेंथ होता है, ये यहां पे एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। इसकी भी आपकी जो यूनिट है दैट इज टी रेडियंस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? टी रेडियंस। वहां पर होती है रेडियंस, यहां पर होती है टी रेडियंस। इसकी अगर डायमेंशन की बात करें, ये भी m0 l0 t0 हमारे पास होता है। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, अगर मेरे को एक स्फेयर या हेमीस्फेयर का, ध्यान समझना, हेमीस्फेयर का आपको एंगल चाहिए, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो हेमीस्फेयर के लिए जो सेंटर पर आपका एंगल बनेगा, ध्यान समझना, जो सेंटर पर आपका एंगल बनेगा, वो अगर चाहिए तो इसका एरिया कितना होगा? सारे बच्चे मेरे को बताना, एक हेमीस्फेयर का ऊपर वाला एरिया कितना होगा? हां, ओम टाइप का लग रहा है, यस, इसको ओमेगा से भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला एरिया कितना होगा? 2 पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, दैट विल बी 2 पाई टी रेडियन। कितना एंगल होता है? 2 पाई टी रेडियन। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपका सॉलिड, वो पूरा स्फेयर का सॉलिड एंगल अगर आपको चाहिए, स्फेयर का, तो स्फेयर के सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, अगर वो चाहिए तो इसका एरिया कितना लोगे? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर कर दोगे तो ये आएगा 4 पाई टी रेडियन। क्लियर है क्या? सारे बच्चे जल्दी से लिखना, आज की क्लास भयंकर होने वाली है। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मैं एडवांस में घुसता चला जाऊंगा, अगर आप लोगों ने तंग किया तो अगला टॉपिक एप्लीकेशन पर मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये कैसे करा आपने एरिया? अरे भाई, अगर आपका एक सेमी सर्कल है, मैं पूछूं कितना एंगल है तो आप कहते हो 180 डिग्री। कैसे आया? क्योंकि आपका जो सरकमफ्रेंस है थीटा, आर्क लेंथ आप रखोगे पाई आर, रेडियस है आर, तो सर पाई रेडियंस या 180 डिग्री आप ऐसे लिखते हो। यहां पर बस आपको एरिया रखना है, आर्क लेंथ नहीं रखनी, एरिया रखना है, वहां पर आ गया आंसर, वहां पर आपका आंसर आ गया कितना है एंगल। क्लियर? 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 बेटा डाउट्स मैं तब चेक करूंगा आफ्टर दी क्लास, या पहले एक बार पढ़ा लेने दो, ठीक है। हो सकता है आपके कुछ डाउट्स आ रहे हो, वो आगे मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे क्लियर हो जाए। जबरदस्ती पहले डाउट मत बनाओ, पहले सुनने की कोशिश करो, ठीक है। क्लियर? नाउ जो ये सारी चीजें 11th क्लास की, जो बच्चे कह रहे थे सर 11th हमारी खत्म है, आप पढ़ाएंगे क्या? जो जरूरत है वो तो पढ़ेंगे ही। 12वीं क्लास में आपको क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन
बस इतना, इसकी डेरिवेशन जरूरी नहीं है। रिलेशन बिटवीन थीटा एंड ओमेगा, हमारे पास प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मेरे पास एक प्लेन एंगल है, ठीक है, अगर मेरे पास एक प्लेन एंगल है, ठीक है, अगर मैं इसमें से एक ट्राइंगल बना लूं, सोच के बताना सारे बच्चे, ठीक है। मेरे पास एक ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस ट्राइंगल का जो भी ये एंगल होगा, ये प्लेन है तो जो भी एंगल होगा दैट इज अवर प्लेन एंगल। अगर मैं इसको एक एक्सिस पे रख के गोल 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 घुमाने लगूं तो क्या बन जाएगा, कौन सी शेप बन रही होगी। अब ये सेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं एक प्लेन एंगल को गोल 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 घुमाना स्टार्ट कर दूं तो क्या बॉडी बनाएगा सारे बच्चे, हां क्या बॉडी बनाएगा, कौन सी स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट होगी। अगर मैं एक प्लेन एंगल को रोटेट कर दूं एक एक्सिस के अबाउट, तो ये कौन सी बॉडी बनाएगा, ये कौन सी बॉडी बनाएगा, कौन, वेरी गुड। तो एक प्लेन एंगल, जब आप प्लेन एंगल को रोटेट करें तो आपका एक सॉलिड एंगल कौन बनेगा, तो सॉलिड एंगल बनेगा, है ना, कौन बनेगा तो सॉलिड एंगल बनेगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है जिसकी डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ध्यान से समझना, ये यू हैव टू लर्न, नो नीड ऑफ डेरिवेशन, नो नीड ऑफ डेरिवेशन। ये आपका है सॉलिड एंगल, ठीक है, ये है आपका सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल को घुमाने के बाद जो सॉलिड एंगल बनता है उसका फॉर्मूला है ये, दिस इज योर प्लेन एंगल। क्लियर, सारे बच्चे इसको याद करो, अब इसका प्रचंड रूप देखेंगे। क्लियर, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कई अर्जुनास ने पहले 11th क्लास में पूछा था सर ये फॉर्मूला कहीं दे रखा है, मैंने कहा जब जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे। उस समय याद भी करा है तो अच्छी बात है, नहीं भी करा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आज लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सर अगर मैं इसको नहीं पढ़ूं तो मेरा काम चल सकता है, बिल्कुल, लेकिन सर अगर मैं पढ़ूंगा तो, मैंने कहा तब आपको नंबर ऑफ स्टेप्स डिक्रीज हो जाएंगे। क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आपके नंबर ऑफ स्टेप्स डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर, अब क्लियर, लिख लिया है मेजॉरिटी, तब से स्लाइड ये खुली हुई थी। अब आते हैं, यह प्रॉपरली एडवांस ही क्वेश्चन है, जिनको मेंस देना है, सीयूईटी देना है, बोर्ड्स देना है, आप सुनना चाहें सुन सकते हैं। अगर आपको नहीं सुनना है, अभी आज की क्लास में कई सारे एडवांस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मेंस के हम लोग हमेशा कर रहे हैं, बीच बीच में जब टॉपिक खत्म हो जाता है, थॉट प्रोसेस बन जाता है तो एडवांस करते हैं। अगर आपका बैकलॉग है आप जाके कर सकते हैं, प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में बिल्कुल नहीं आएंगे, जेईई मेंस में भी बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझना सारे बच्चे, ठीक है। यार किसी के हाथ में कड़ा हो ना, कड़ा हो लेके आना, ठीक है, किसी के हाथ में अगर कोई कड़ा हो तो। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको लो रिंग मानना, ठीक है। सारे बच्चे बताना, अगर मैं यहां पर ये आर रेडियस का हमारे पास डिस्क बोलो या रिंग बोलो, क्योंकि इरोडो में ये डिस्क के नाम पे भी क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आर रेडियस का है, मैंने इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे बल्ब रखा है। अगर मैं इस बल्ब को जलाऊंगा तो क्या इसमें से लाइट क्रॉस करेगी, हां या ना? सारे बच्चे, सारे बच्चे। अगर मैं इस डिस्क की बात करूं या रिंग की बात करूं, कई बच्चे बाद में डाउट बनाते हैं सर डिस्क का क्वेश्चन था इरोडो में, तो क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहां पे बल्ब जलाऊंगा तो बल्ब की रोशनी तो हर डायरेक्शन में जाएगी, कुछ इसमें से भी तो जाएगी, यस। अगर बल्ब की रोशनी I0 है तो इसमें से कितनी गई, अब वो हमें निकालनी है। वैसे ही अगर एक चार्ज रखूंगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से भी तो जाएंगी, कोन बना के इसमें से भी तो निकलेंगी। अब हमें बताना है, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन में मैं मदद करूंगा और अगर आपने पूरे कंसंट्रेशन से इसको सुना, ठीक है भाई, हाथ इतना पतला लेकिन कड़ा बिल्कुल वो रखा है एटीट्यूड के लिए, किसका है? अच्छा गुरप्रीत का है क्या ये? दुनिया का सारा लोहा इसने यहीं रख लिया, ठीक है। हाँ, ये रिंग की बात हो या डिस्क की बात हो, ये रिंग है, ये आपकी डिस्क है, दोनों बात एक ही है। अगर आप यहां पर एक चार्ज को रखोगे जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी,
हमें बताना कितना फ्लक्स इसमें से जाएगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर फ्लक्स जाएगा नहीं, क्लोज सरफेस नहीं है। अरे रे 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 रे, ध्यान से सुनो, एनालिसिस हमें बताना फाइंड द फ्लक्स थ्रू द रिंग स्लैश डिस्क भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, एक चार्ज क्यू है ये। अब सारे बच्चे ये चीज समझना, ये अंडरस्टैंडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कुछ ऐसे होंगी, हर डायरेक्शन में होती है पॉजिटिव चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से हमारे पास होंगी। सर यहां पर नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, यहां पर भी होंगी। क्या सारे बच्चे मेरे को बताना, क्या ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिंग्स में से पास करेंगी? सारे बच्चे, क्या ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिंग में से पास करेंगी? हाँ या ना, हाँ या ना? सारे बच्चे जल्दी से बताइए, क्या ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिंग में से पास करेंगी? क्या ये रिंग में से पास करेंगी? नहीं। हमारे पास सिर्फ यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इनका हमें फ्लक्स चाहिए। इस रिंग में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं, हमें इसका फ्लक्स कैलकुलेशन करना है। क्लियर? अब थॉट प्रोसेस देखना, क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? दिस इज अ कोनिकल स्ट्रक्चर, ये कोनिकल स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही, कोनिकल स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान समझना, ये रिंग है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके निकल रही होंगी, ऐसे। तो इस कोन में से कितनी निकली वो निकालना था मुझे। क्लियर? यस। अब कोई एलिमेंट नहीं लेना बेटा, जरा ध्यान से समझना सारे बच्चे। अब मेरे को बताएं, पहला स्टेप, अगर मेरे पास एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और मैं इस प्रकार से एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं, ध्यान समझना, एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं, चार्ज एट सेंटर, ठीक है, चार्ज एट सेंटर। इसमें से फ्लक्स बताइए, चार्ज एट सेंटर, ठीक है। हमारे पास इस पूरे में से टोटल फ्लक्स कितना होगा? सारे बच्चे जल्दी से बताना, सारे बच्चे। सिमेट्री बाय स्फीयर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चे सोच पा रहे हैं कितना होगा भाई? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि हमारे पास एक स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है। स्फीयर का जो सॉलिड एंगल था वो अभी हम लोगों ने निकाला था 4 पाई टी रेडियंस। ध्यान से समझना, बेसिक मेथड से जाओगे तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। मैंने ये सोचा कि अगर मैं यहां पर एक रिंग बना लूं या डिस्क बना लूं जिसमें से मेरे को फ्लक्स चाहिए था, ठीक है, एट अ डिस्टेंस x एंड रेडियस r। ध्यान से देखना, रेडियस r, क्योंकि ये चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। क्या मैं कह सकता हूं कि इस पूरे सॉलिड एंगल में, पूरे एक चार्ज के पूरे हर डायरेक्शन में 4 पाई टी रेडियंस में जो आपने फ्लक्स बोला है वो फ्लक्स था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पर यूनिट, क्योंकि सिमेट्रिकली है, ध्यान से सुनना, सिमेट्रिकली है तभी मैं यूनिटरी मेथड लगा पा रहा हूं, यूनिटरी मेथड मैं लगा पा रहा हूं। ध्यान से देख लेना बेटा, क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकल था। पर टी रेडियन में फ्लक्स कितना जा रहा होगा? फ्लक्स होगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस कोण का, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस कोण का सॉलिड एंगल निकाल पाया होता, सॉलिड एंगल, तो इसमें से फ्लक्स कितना जा रहा है वो मैं निकाल पाता। सारे बच्चे दिल बनाओ जिनको ये बात समझ आई। भाई ध्यान से समझना, इस रिंग में से चाहिए, मैंने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। मैंने कहा पूरे गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं यूनिटरी मेथड तभी लगा पाता हूं जब सिमेट्रिकली हो। तो भाई अगर चार्ज सेंटर पर है तो हमारे पास हर डायरेक्शन में फ्लक्स बराबर बराबर होगा। एक रूम है गोल सा, अगर मैं बल्ब बिल्कुल सेंटर पर रखूंगा तो हर डायरेक्शन में रोशनी बराबर बराबर जाएगी। यस यस। तो मैंने कहा स्फीयर का सॉलिड एंगल है 4 पाई टी रेडियन। 4 पाई टी रेडियन में जो फ्लक्स जा रहा था Q बाय एप्सिलॉन नॉट था। अब मेरे को पर यूनिट टी रेडियन में कितना फ्लक्स है ये, अगर मैं इस कोण का सॉलिड एंगल निकाल पाया, इसमें से कितना जा रहा होगा वो पता लग जाएगा। तो भाई इसका सॉलिड एंगल ऑफ द कोन, सॉलिड एंगल ऑफ कोन
के लिए मैं वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपके लिए क्या होगा, जरा देखो, ये बेस हो गया 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका x है, ये हो गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा विल बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यस, यूनिटरी मेथड बस लगा दीजिए। फ्लक्स इन रिंग स्लैश डिस्क, यार अगर आपकी डिस्क होती, ये आपकी डिस्क होती, उसमें से भी तो यही निकल रहा होता यार, आंसर सेम ही आएगा। रिंग स्लैश डिस्क विल बी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पर स्टीरेडियन में फ्लक्स है, इनटू ओमेगा ऑफ रिंग स्लैश डिस्क। बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व होने के बाद Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी योर फ्लक्स थ्रू रिंग। क्लियर है क्या सारे बच्चे? क्लियर है क्या सारे बच्चे? अरे बोलिए यार, बोलिए भाई। यस सर, 4 पाई कहां से आया? मैं इसलिए कहता हूं बेटा, दिमाग और आंखें सब चीजें खोल के रखो। एक स्फेयर का सॉलिड एंगल 4 पाई स्टीरेडियन होता है यार, अभी बताया, सुनना ही नहीं है भाई। भाई क्लास बंद कर, निकल ले यहां से, तेरे लिए नहीं है क्लास। जब तेरे को सुनना ही नहीं है तो तू एडवांस क्या करेगा? बंद कर, जेईई मेंस पहले पढ़ाई करवाई, ठीक है? क्लियर? कंसेप्चुअल दिक्कत हो तो समझ आए। आपको मैं डेटा दे रखा है, सॉल्व करके डिराइव करके दे दिया डेटा, वो भी अगर आप कह रहे हो ये आया कहां से, ये बोलते सर 4 पाई स्टीरेडियन कैसे आ रहा है, वो अलग है, सर ये कहां से आ गया? अरे भाई ठीक है, ध्यान से सुनो। ओके भाई, एक चार्ज की वजह से हर डायरेक्शन में एक पूरा स्फेयर बनेगा ना, स्फेयर का सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टीरेडियन, ठीक है? एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। इस चार्ज की वजह से हर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका जो फ्लक्स बना, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा यार मेरे को हर डायरेक्शन में नहीं, कोन में बता दो, क्योंकि ये सेंटर पर प्लेस्ड है। मेरे वर्ड्स को सुनना, जो लोग रिपीट कह रहे हैं, मेरे वर्ड्स को सुनना। अगर ये चार्ज, ये रिंग विंग नहीं होती, पूरे गॉसियन सरफेस की बात करता, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी एक सेक्शन के अगर मेरे को निकालना है, यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं, क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है भाई। बल्ब रखोगे, सारी रोशनी बराबर है। मैं कहूं आधे में रोशनी कितनी, आप कहते टोटल का आधा होगा सर, हां या ना? सारे बच्चे बोलना। अगर मेरे पास बल्ब है, ये पूरा सरफेस होता, बल्ब सेंटर पर रखा है, मैं बल्ब को जला दूं और मैंने कहा इसकी रोशनी जो भी निकली, मान लो I है, I0 है, आधे स्फेयर पे कितनी पड़ेगी? आप दिमाग से कह सकोगे ना कि I0 बाई 2। कोई कैलकुलेशन करी? नहीं, सिंपल सा यूनिटरी मेथड। क्योंकि सर बल्ब बिल्कुल सेंटर पर है, आधी रोशनी ऊपर जाएगी, आधी रोशनी नीचे जाएगी। यूनिटरी मेथड लगाया ना, कोई कैलकुलेशन करी? नहीं। अगर मैं बल्ब को यहां रख दूं, इधर रख दूं और बोलूं अब बता रोशनी ऊपर कितनी आएगी, नहीं निकाल पाओगे, यूनिटरी मेथड से नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि बल्ब को अगर मैं किसी के पास ले जाऊंगा, एक साइड ज्यादा रोशनी हो जाएगी, एक साइड रोशनी कम हो जाएगी। वैसे अब समझना, ये चार्ज यहां था तो हर डायरेक्शन में फ्लक्स कितना है? ये एक स्फेयर का सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टीरेडियन, तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया, 4 पाई स्टीरेडियन में फ्लक्स था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पर स्टीरेडियन में कितना फ्लक्स आया? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस कोन का सॉलिड एंगल निकाल लो, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसके सॉलिड एंगल में कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी? यूनिटरी मेथड से आंसर आ गया, खत्म यार। क्लियर? सर इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, ये एडवांस के सेशन में कराऊंगा, ठीक है? आप रिंग एलिमेंट लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बहुत लेंदी जाएगा। एक एडवांस का क्वेश्चन है, मैं करा के दिखा देता हूं, ठीक है? क्लियर? अब इसका इंपैक्ट जरा याद रखना, यह आपको कैसे घुमा सकता है, ठीक है? सारे बच्चे, हमारे पास एक चार्ज Q है, एक ऐसा मटका टाइप से है, ठीक है? ये R रेडियस ऊपर का है, X डिस्टेंस, Q चार्ज। फाइंड द फ्लक्स, क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स from the curved surface of pot।
हमें यह बताना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस वाले सरफेस से निकलेंगी इसका फ्लक्स बता दो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी तो ये वाला हमारे पास फ्लक्स बता दो। अब इंटीग्रेशन में तो हालत खराब हुई, कुछ बच्चे कह रहे सेम होगा, नहीं, मेरे को इसमें से फ्लक्स कितना है वो नहीं चाहिए, मुझे इसका चाहिए। वेरी गुड। क्या आप दिमाग लगा सकते हैं कि भाई टोटल, अगर मान लो मैं ऊपर एक ढक्कन मान लूं, इस डिस्क को भी कंसीडर कर लूं, टोटल फ्लक्स कितना होगा आपका, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। अंदर चार्ज क्यू है, यही होगा। क्या मैं कह सकता हूं फ्लक्स थ्रू ऊपर वाला डिस्क प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, यही आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है? क्योंकि मैंने डिस्क का कैलकुलेट कर लिया तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस निकालना कितना आसान हो गया। ये टोटल फ्लक्स में से फ्लक्स रिंग का बोलो या डिस्क का बोलो, उसको माइनस कर दो भाई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर होगा। खत्म? क्लियर? क्लियर? अगर मेरे को इस वाले का फ्लक्स निकालना है, इंटीग्रेशन से नहीं जा सकते भाई। सर अगर मान लो ऊपर भी टेढ़ा मेढ़ा दे दिया तो, अरे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ऊपर भी टेढ़ा मेढ़ा दे दिया कोई दिक्कत नहीं। इस रिंग में से जितना इस रिंग में से पास करेगा वही इसका पास होगा, तो उसका भी आंसर वही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। जरा और आगे बढ़ते। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं बंद करो, नहीं करेंगे बेटा, आपको जाना है आप बंद करके जा सकते हैं, ठीक है। क्लास को मॉनिटर करो, जो भी बकवास करे उसको प्लीज ब्लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों आया सर? यहां पर यही तो था आंसर, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस दिस, तो वही चीज तो यहां पर माइनस कर दी है बस। क्लियर? जरा इसको एक और लेवल ऊपर ले चलते हैं। अगर मान लो आपके पास यहां पर, ठीक है, आपके पास एक ठीक है, सारे बच्चे डायग्राम बनाना, ऊपर आर रेडियस एक्स एक्स इस टाइप से, यहां पर आपका एक चार्ज है, ठीक है, ये आर रेडियस है, ठीक है, सारे बच्चे इस डायग्राम को बनाना। यहां पर सेंटर पर मेरे पास चार्ज है Q, ये वाला डिस्टेंस आपका x और x है, ये रेडियस आपका R है। हमें फ्लक्स थ्रू, सारे बच्चे फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस आपको बताना है, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर आपको बताना है। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, ठीक है। अगर आप देखें तो इस चार्ज की वजह से बेटा, ये जो आपका चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में निकलेंगे ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी हर डायरेक्शन में से निकलेंगी। क्या मैं कह सकता हूं यार, इस पूरे को गॉसियन सरफेस ले लूं तो टोटल फ्लक्स में से अगर मैं दो ट्वाइस ऑफ फ्लक्स ऑफ रिंग बोलो या डिस्क बोलो, ढक्कन इनके जो ऊपर और नीचे के होंगे, वही फ्लक्स थ्रू आपका कर्व्ड सरफेस होगा। क्लियर? वेरी गुड। तो आपका जो टोटल फ्लक्स होगा बेटा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ दी गॉसियन सरफेस, माइनस ट्वाइस ऑफ क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक रिंग या डिस्क में से फ्लक्स होता है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। खत्म। आप इंटीग्रेशन से जाना चाहें जा सकते हैं बहुत, लेकिन अभी एडवांस में मैं इसके लिमिट आपको फंक्शन बना के दूंगा, क्योंकि अभी आपको इंटीग्रेशन इतनी अच्छी आती नहीं है। आप यहां से एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एरिया एलिमेंट होगा, ये एंगल थीटा होगा, एक स्मॉल फ्लक्स लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इट विल गो वेरी लेंथी, 5-6 पन्ने ले जाएगा। मैं आपको फंक्शन रिंग का भी, डिस्क का भी, सिलेंडर का भी, सबका बना के दूंगा। आप नेट पे से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, क्योंकि आपको अभी इंटीग्रेशन हाई लेवल की आती नहीं है, तो आप वहां से देख के सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। क्लियर? ओके,
जरा ये वाला क्वेश्चन है आपका इरोडो में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका इरोडो में। यहां पर क्वेश्चन आप डायग्राम बनाना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, मैंने ही बनाया था ना, हाँ टाइप कराने का टाइम मिला नहीं, तो यहां पर ऐसे लिखना, एक आपकी रिंग बोलो या डिस्क, इरोडो में यहां पर आपको डिस्क लेना है डिस्क ले लो, या रिंग लेना है रिंग ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आपका एक चार्ज है प्लस क्यू, ध्यान से देखना, यहां पर आपका एक चार्ज है प्लस क्यू, और आपका एक साइड में या यहां प्लस क्यू ले लेते हैं और आपका यहां पर माइनस क्यू ले लेते हैं, ठीक है, एक है माइनस क्यू, एक है आपका प्लस क्यू, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x, रेडियस ऑफ द रिंग इज r एंड r। हमें बताना है फ्लक्स पासिंग थ्रू रिंग, पासिंग थ्रू रिंग, रिंग में से कितना फ्लक्स पास करेगा थ्रू रिंग। क्लियर? कुछ बच्चे जीरो कह रहे हैं, अगर दोनों साइड प्लस प्लस होता तो होता जीरो, ध्यान से समझना बेटा। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी ये डिस्क है और ये बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न जिन्होंने ध्यान से पढ़ी है ना सारी चीजें, उनको अपने आप समझ आ जाएगा। अगर आपका ये प्लस होता, ये प्लस होता, आपका बिल्कुल बीच में ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जाती। दिल बनाना अगर आप मेरे से इस बात पे सहमत है, यही तो था, नल पॉइंट आपको बिल्कुल बीच में मिलता। अगर ये डिस्टेंस x है, x है, नल पॉइंट आपका यहां होता। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होता, उस केस में आपका फ्लक्स जीरो होता। वेरी गुड, ट्वाइस द रिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या आप ये चीज समझ पाए? अगर देखो इरोडो में तो आपका प्लस नेगेटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव होते इस केस में आपका फ्लक्स जीरो होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, भाई देखो फ्लक्स कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस करे। ये तो इस वाली सरफेस के पैरेलल हो जाएंगी, क्रॉस ही नहीं कर रही, क्रॉस नहीं कर रही तो फ्लक्स जीरो तब होता, तब ये होता, या नेगेटिव हो जाए तब भी फ्लक्स जीरो। अब इसको कैसे करें, अब इसको कैसे करें, जरा ये चीज समझो। हम लोगों ने ये बात कर ली कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और आपकी ये डिस्क है x और ये है r, तो इसके अंदर से जो आपका फ्लक्स जा रहा होता, ये फ्लक्स होता q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास यही डिस्क है, यही x है, ये माइनस q चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती, तो फ्लक्स तो ध्यान से देखो इधर ही क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसकी वजह से भी इधर ही क्रॉस कर रही है, तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना होता, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फ्लक्स आपका स्केलर है, फ्लक्स आपका स्केलर है। इस क्वेश्चन के लिए जैसे आप इन दोनों को सुपर इंपोज करोगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्या आपको समझ आ रहा है, ट्वाइस द फ्लक्स ऑफ रिंग आपका आंसर आ जाएगा। दैट विल बी ट्वाइस ऑफ q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर। हाँ या ना? अरे दो कौन हो गए ना यार। अगर सिर्फ इंडिविजुअली अगर मैं देखूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इंडिविजुअली देखूं, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें से फ्लक्स जा रहा होता, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। ध्यान से समझना, अगर आपने एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन में ले लिया, आपका फ्लक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ ना कुछ आता। अगर यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से समझना, इसमें भी आपके एरिया एलिमेंट अगर इधर है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से होंगी, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स हो जाएंगी, इसका भी फ्लक्स आएगा। अब हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों को सुपर इंपोज कर दो, टोटल फ्लक्स ट्वाइस हो जाएगा यार। क्लियर? 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 भाई आप बार बार एरिया का डायरेक्शन तो चेंज नहीं करेंगे ना। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, नेगेटिव की वजह से एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। यस यस, इस रिंग की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ही आ रही है, तो ऐसा नहीं है एक को आप पॉजिटिव लेंगे एक को आप
नेगेटिव लेंगे। दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में, अगर cos थीटा अगर एक का पॉजिटिव आ रहा है दूसरे का भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों जुड़ने वाले हैं। क्लियर? क्लियर? हाँ, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्रोटोव का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। क्लियर? क्या गड़बड़ गड़बड़ क्या लिख रहे हो भाई, बताओ। ट्वाइस तो करा है, तो एक रिंग का हमारे पास ये होता है, उसका दोनों को ट्वाइस कर दिया, क्या दिक्कत है? सर डायरेक्शन का एक और बार बता दो। अरे भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती? ये होती दोनों की वजह से, हाँ या ना, पहले बता दो सारे बच्चे। अगर मैं एक डाइपोल की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने ऐसी बनाई है। अब आप कह रहे हो कि इसमें से फ्लक्स जीरो होगा। जो बच्चे कह रहे हैं फ्लक्स जीरो होगा, खुद सोचना कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। इसमें क्यों फ्लक्स जीरो आप समझ आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न जब हम लोगों ने बनाया था ऐसे हो जाता था, नल पॉइंट के पास ये ऐसे हो जाता था। तो क्या इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है? नहीं, इसीलिए फ्लक्स जीरो है। आप ये भी कह सकते हैं इसका अगर एरिया वेक्टर आप किसी भी डायरेक्शन में ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू हमारे पास एरिया वेक्टर, फ्लक्स जीरो है। अगर आप इसकी बात करें सारे बच्चे, क्या अब आपको ये चीज समझ आ रही है कि आप एरिया वेक्टर कहीं का भी ले लें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस कर रही है, हाँ या ना? क्रोटोव बुक का नाम है भाई, जैसे इरोडोव का एक नाम है वैसे क्रोटोव भी है, ठीक है। उसका क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बोलो भाई, क्रॉस कर रही है, फ्लक्स आना चाहिए, जीरो तो आपका खत्म हो गया। जो आप इतना मैक्सिमम सोच पा रहे हैं उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न से ही उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब बात है कि सर कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा सा अगर आप इंटीग्रेशन वाइज जाएंगे बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं एक पॉजिटिव, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव की वजह से है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव भी लेगा। तो यहां पर अगर सिर्फ पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव की वजह से फ्लक्स आता, नेगेटिव होता तो सिर्फ नेगेटिव की वजह से फ्लक्स आता। लेकिन 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 दोनों की प्रेजेंस में हमारे पास अगर बात करें तो फ्लक्स दोनों का ट्वाइस हो जाएगा। वही तो चीज यहां पर मैं बोल रहा हूं। क्लियर? 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 बोलिए भाई। ओके, यस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न अगर आपको पता है ना, आप खुद समझ सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सेम ही रहेगा, उनका भी जवाब दे देता हूं। आप खुद सोचिए, ऐसी होती है पॉजिटिव, अगर आपका आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक अगर चार्ज है ना तो ऐसा रहेगा, और अगर आपकी नेगेटिव है तो आपकी आइसोलेटेड की नेगेटिव ऐसे होती है। भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस चीज को, ऐसे रहता है। लेकिन जब आप इन दोनों को पास में रख देंगे, ये वाली फील्ड जो इधर जा रही है ना, ये वाली इधर बेंड हो जाएगी, हाँ या ना में सारे बच्चे बताना। जो फील्ड आपकी इधर जानी चाहिए थी वो नेगेटिव की साइड बेंड हो जाएगी, जो इधर जानी चाहिए थी वो आपकी इधर बेंड हो जाएगी। इस एरिया में से अगर आप बात करें, इस एरिया में से पहले अगर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही थी ना, अगर ये अलग अलग थे, इन दोनों की प्रेजेंस में ये डबल हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी यहां पर। इसीलिए आप फ्लक्स की बात करें तो आइसोलेटेड का ट्वाइस आप कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप सोच लेना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे भाई, देखो एडवांस की क्लास है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको चीजें दिखनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब आते, ये क्रोटोव एक बुक है, जैसे इरोडोव है, ठीक है, वैसी आपकी क्रोटोव बुक है। उसका एक सवाल है, 2 चार्जेस हैं, ध्यान से सुनना। एक चार्ज है आपका Q1, एक चार्ज है -Q2। अब ये बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन की सुंदरता आपको अगर देखनी है तो वही है, पेशेंस के साथ एडवांस के क्वेश्चंस को एनालाइज करना होता है। यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर निकली, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली जो दूसरे पे चली गई। यहां का एंगल है अल्फा और यहां का एंगल है बीटा। हमें फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 by Q2, रेशियो ऑफ Q1 by Q2 वैल्यू का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। अब देखना ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की फील पता कौन ले पाएगा?
जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैक्सिमा मिनिमा वाले ग्राफ्स याद करे थे कि हाँ यार शिफ्टिंग होती है, डाइपोल का नल पॉइंट नहीं आता, ठीक है, मिनिमा पॉइंट आता है, फिर वो अगर चार्ज अलग अलग होते हैं तो शिफ्टिंग होती है। फिर मैंने लास्ट में जब समराइज करा था मैंने कहा था कि एक डाइपोल की जब आप फील्ड बनाते हो सिमेट्रिकल बनाते हो, लेकिन अगर Q1 Q2 है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनती थी, कुछ ऐसे करके बनती है, कुछ ऐसे करके आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती थी। अब जरा देखना उसी के पीछे क्या वो है, शिफ्टिंग। यस, सुंदरता दिखाते हैं इस क्वेश्चन की। अब हमें बताना है Q1/Q2 का क्या रेशियो इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस फॉर्मूले को याद रखना बेटा जो हम डिराइव करने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, क्योंकि एडवांस इस लेवल तक जा सकता है। भाई सारे बच्चे ये चीज समझना, Q1 में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, Q2 पर जा रही है, नेगेटिव चार्ज है। क्या आप ये बात कह सकते हैं, क्या आप ये वाली बात कह सकते हैं, इस अल्फा एंगल का जो भी कोण होगा इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारी की सारी इस वाले सॉलिड एंगल में एंटर कर रही होंगी। सिमेट्रिकल है ऐसे। क्या आप ये चीज कह सकते हैं, सारे बच्चे सोचना, कि यहां का जो आपका सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स, इसका जो फ्लक्स निकल रहा है वही फ्लक्स उस वाले में एंटर कर रहा है, हाँ या ना? फ्लक्स ऑफ Q1, स्टेटमेंट सुनना, फ्रॉम सॉलिड एंगल, फ्रॉम कोन ऑफ प्लेन एंगल, ये स्टेटमेंट सुनना, प्लेन एंगल अल्फा इज इक्वल टू, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां एंटर कर रही हैं, उसी कोन के अंदर एंटर कर रही हैं। तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स ऑफ Q2, ये वाले चार्ज का, ठीक है, Q2 ये ना, हाँ, माइनस Q2 फ्रॉम कोन ऑफ प्लेन एंगल बीटा, हाँ या ना, हाँ या ना? यस भाई, इस कोन में से ध्यान समझना, इस कोन में से एक चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इस कोन में से निकलेंगी, उस कोन में चली जाएंगी। तो इसका जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स ऑफ 1 एंड फ्लक्स ऑफ 2 दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं, देखो भाई, हमारे पास एक चार्ज की वजह से हर डायरेक्शन में जो टोटल फ्लक्स होता था Q/ε0, दैट मींस 4πt रेडियन में आपका फ्लक्स होता था Q/ε0। अगर मेरे को सॉलिड एंगल में चाहिए तो आपका कितना होगा, Q/4πε0 इंटू 2π इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो था, विच इज Q/2ε0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखना, तो बस यहां पर आपको क्या करना है, Q1/2ε0 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू Q2/2ε0 इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, हाँ या ना, हाँ या ना? अरे बोलो यार, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना भाई, फाइट मारना है। ये हमारे पास गया। अगर आप Q1/Q2 की बात करें, ठीक है, Q1/Q2, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा बाय 1 माइनस कॉस अल्फा। बोलो भाई, मैं फ्लक्स की वैल्यू इक्वेट कर रहा हूं, माइनस रखने की यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से एमिट कर रहा है, वहां पे एंटर कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव होगा। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ द फ्लक्स जो यहां से निकल रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस को क्रॉस कर रही है, वही वहां पहुंचेंगी, फ्लक्स सेम होना चाहिए। यस यस। अब कोई एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्यों होगा, दिमाग से सोचिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकली यहां तक गई, इसी का एक सिमेट्रिकल दूसरे साइड का बनाइए, यहां से निकली यहां तक गई, ये बाउंड्री सेट कर लीजिए आप। अगर एक पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने कहा है कि एक नेगेटिव चार्ज पर इस प्रकार से अल्फा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड गई और दूसरे एंगल पर बीटा पे गई, इसी का मैं अगर सिमेट्रिकल यहां पे बना लूं तो कोई गड़बड़ है क्या, कोई गड़बड़ है क्या? आप ये कह सकते हैं इस रीजन में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से गई होंगी दूसरे पर पहुंचे ही होंगी, तो इसका जितना भी फ्लक्स इस कोन में से निकला उतना फ्लक्स इस कोन में एंटर करेगा। बस हो तो गया क्वेश्चन। सारे बच्चे जरा Q1 और Q2 को बराबर रख के देखना,
आपका अल्फा और बीटा बराबर आएगा। और देखें कौन कौन सोच पाता है। अगर आपका Q1 और Q2 बराबर हुआ, ठीक है, अगर आपका Q1 और Q2 बराबर हुआ तो अल्फा और बीटा बराबर आ रहे हैं, समझ रहे हो? Q1 और Q2 मींस क्या बनने वाला है? डाइपोल। क्या आपको याद आ रहा है? ये दोनों एंगल इस हिसाब से सेम होने चाहिए। और जब मैं आपको ये बात पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि इसका E वर्सेस R ग्राफ जो एडवांस ने पूछ रखा है, ध्यान से सुन लेना बेटा, जो E वर्सेस R ग्राफ बना रहे थे, यहां पर मिनिमा आ रहा था, ये E वर्सेस R ग्राफ का मिनिमा था। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके स्पेसिंग, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्पेसिंग थी वो आपकी मैक्सिमम है। और अगर आप ध्यान से देखें, दोनों साइड के एंगल सेम हो रहे होंगे। सारी चीजें एक जगह आ रही हैं। अगर ये दोनों चार्जेस बराबर हुए तो इधर से जिस एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी उधर भी उतने ही एंगल पर पहुंचेगी। तो सिमेट्रिकली अगर देखा जाए तो बीच में ही आपकी स्पेसिंग मैक्सिमम हुई, बीच में ही अगर स्पेसिंग मैक्सिमम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हुई। यहां पर ये आपका मिनिमा का ग्राफ आना चाहिए था यार। और अगर आपके चार्जेस, अगर आप Q और NQ कर ले तो यहां से आपका एंगल का रिलेशन आ जाएगा। अरे अरे भाई, ज्यादा हाई लेवल हो गया आज की क्लास बच्चों के वो आ रहे हैं स्माइली जिसमें खोपड़ी उड़ गई भाई। हाँ, अरे यार, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी देखो। क्वेश्चन की तो मतलब वही नहीं है भाई। हमारे पास या इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको छोड़ के कुछ एडवांस के क्वेश्चन करते हैं। जेई मेंस के 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, अच्छे क्वेश्चन है। अब जेई मेंस का ये देखना, सारे बच्चे मेरे अंटर पंटर, ये आपका इंटीजर टाइप में है, ठीक है। 120 सेकेंड देते हैं, एडवांस का क्वेश्चन है, लेट्स डू, ठीक है। हाँ चलिए भाई, अब एडवांस के क्वेश्चन पे जाते हैं। अ चार्ज Q इज सराउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ध्यान से करना, ठीक है। क्लोज सरफेस कंटेनिंग कंसिस्टिंग ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक चार्ज Q है, एक इन्वर्टेड कोन है जिसकी हाइट h, रेडियस r, ठीक है, बेस रेडियस r, एंड अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r, एक ऊपर आपका हेमिस्फेयर है ऑफ रेडियस r इज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस, इस कोन में से जो फ्लक्स है दैट इज दिस NQ by 6 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ N इज। करिए, पेशेंस के साथ करना है। पेशेंस के साथ, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है भाई, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, करिए। गुड गुड, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। एक चार्ज हमारे पास Q है, ठीक है, ऊपर हेमिस्फेयर है, नीचे कोन है, इस कोन में से फ्लक्स इतना है, N की वैल्यू रिपोर्ट करिए। आपको अब समझ आ रहा हो शेप से, अब स्टेटमेंट्स, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? आधा फ्लक्स ऊपर से जा रहा होगा, अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें से फ्लक्स कितना है तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट इसमें से है, और फ्लक्स थ्रू, टोटल फ्लक्स आपका होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझना, आधा फ्लक्स इसमें से जाएगा, आधा फ्लक्स नीचे होगा, सिंपल सी बात। फ्लक्स थ्रू, अगर हेमिस्फेयर आपसे पूछा जाता, हेमिस्फेयर दैट इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू कोन की अगर बात करें तो वो भी वही होगा। भाई ये मैं सोच रहा हूं कि सर ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, अरे तो क्या हुआ, एक बल्ब यहां रखोगे, आधी रोशनी ऊपर जाएगी, आधी रोशनी नीचे जाएगी, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट यही कोन में है, और उन्होंने कहा है दिस इज NQ/6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है।
तो बस हमारे पास Q से Q गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, ये हमारे पास 3 हुआ, n की वैल्यू 3, दैट इज योर आंसर। n की वैल्यू 3, दैट इज योर आंसर। वेरी गुड, ये आसान था भाई। ये तो आसान था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 2017 का एडवांस का। देखो मैंने हमेशा कहा है एडवांस के सारे क्वेश्चन आसान नहीं, एडवांस के सारे क्वेश्चन टफ नहीं, ठीक है, सारे क्वेश्चन, ठीक है। 2017 के क्वेश्चन पे चलते हैं, या फिर इंटीग्रेशन आपको आती है, डिस्क की इंटीग्रेशन। चलिए मैं आपको सिखाता हूं, कई बच्चों को जो अर्जुना वाले होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्जुना के भी कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको डिस्क की इंटीग्रेशन याद ही नहीं होगी, कईयों को नहीं होगा। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये इंटीजर टाइप में या जो भी है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r कैरीज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक आपके पास, ध्यान से सुनना भाई, देखो आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत हो सकती है तो मैं हूं, और पहली बार अगर आप डिस्क की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको इरिटेशन हो सकती है, लेकिन सीखने वाली बात। एट द एंड आपको ये देखना है कि एडवांस, मेन तो कंसेप्ट है ना भाई, मेन तो कंसेप्ट है। एडवांस जिस कंसेप्ट को पूछ रहा है, क्या हम लोग उसको हम लोग क्लास में बार बार फोकस करके समझ रहे थे या नहीं समझ रहे थे, उस पर आपको ध्यान देना है। आपकी एक डिस्क है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान से समझना, सिग्मा की वैल्यू जो है दैट इज सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस आर बाय आर, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आर आपका इस डिस्क का रेडियस है, और देखना सिग्मा नॉट इज कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सारे बच्चे मेरे को ये बताना, क्या इस डिस्क पे जो चार्ज है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, पहले तो ये देख के आपको बताना है। सारे बच्चे इस डिस्क पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है या नॉन यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, सोच के बताना। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। बोलो भाई सारे बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म। सर आपको कैसे पता लगा नॉन यूनिफॉर्म है? यार खुद देखो, नॉन यूनिफॉर्म है, जब भी आपको फंक्शन दे रखा होगा तो नॉन यूनिफॉर्म। आर की वैल्यू 0 डालोगे तो कुछ और सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, आर की वैल्यू r/2 डालोगे तो कुछ और आएगा, आर की वैल्यू r/3 डालोगे तो कुछ और आएगा, आर की वैल्यू कैपिटल R डालोगे तो हमारे पास चार्ज है ही नहीं, यहां पर आपका चार्ज बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली है। अब क्वेश्चन जरा सुनना, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट इंक्लोजेस द चार्ज डिस्क कंप्लीटली इज फाई नॉट। एक मैंने ऐसा सरफेस ले लिया है जो डिस्क को कंप्लीटली इंक्लोज कर रहा है, इसका फ्लक्स है फाई नॉट, ठीक है। सारे बच्चे पहले इस क्वेश्चन को यही रोकते हैं। क्या फाई नॉट को निकालने के लिए आपको क्या निकालना चाहिए, खुद सोचना, ध्यान से सुनना। क्या बोला? एक डिस्क है जिसपे चार्ज डेंसिटी जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं अलग अलग हो रही है, मान लिया। इन्होंने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस, एक डिस्क थी, ध्यान से समझना, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक बड़े से सरफेस के अंदर मैंने रख दिया, तो उसका जो फ्लक्स है दैट इज फाई नॉट। हमें क्या निकालना चाहिए? टोटल चार्ज। वेरी गुड, वेरी गुड यार। अगर मैं इस डिस्क की बात करूं तो टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा। अब टोटल चार्ज सिग्मा इंटू ए नहीं कर सकते। कुछ बच्चे सोचते हैं सर सिग्मा इंटू ए कर दूंगा। अरे भाई नॉन यूनिफॉर्म है, किधर ज्यादा है किधर कम है आपको नहीं पता, आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, तो ये नहीं लगाना, आपका यहां पर करना है सिग्मा टोटल चार्ज, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिग्मा इंटू डी ए से। क्लियर? ये हम क्यों कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म है भाई, यूनिटरी मेथड लगा रहे हो आप। 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर था, 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तब कर सकते हो। हर मीटर स्क्वायर में 2 कूलम है, अगर 5 मीटर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन यहां नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो आइए फाई नॉट की वैल्यू निकालते हैं पहले। फाई नॉट विल बी टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट। सर अब एलिमेंट कैसे लेते हैं? मैंने आपको बताया है, कभी भी अगर आपकी डिस्क है, ध्यान से समझना, प्याज का एग्जांपल मैंने दिया था,
प्याज में जिस प्रकार से छल्ले होते हैं, आप आर रेडियस पर एक छल्ला लीजिए ऐसे, मेरे को डिस्क बनानी है पूरी ऐसी, ये आपका एलिमेंट लिया जाता है, ये आपका एक एलिमेंट लिया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो थिकनेस है दैट इज डी आर, सारे बच्चे दैट इज डी आर, तो इसका एरिया कैसे आएगा? आप क्या करिए, इस मेरे पास अगर ये रिंग है, हिम्मत तो नहीं है इसको काट के मैं अगर सीधा करूंगा रॉड बन जाएगा, है ना? तो अगर आप इसको कट करके सीधा कर दें, ध्यान से देखना, तो जो इसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर वो लेंथ बन जाएगा, और जो इसकी थिकनेस है डी आर वो ब्रेथ बन जाएगी। तो इसका डीए याद रखिएगा बेटा, 2 पाई आर डी आर, लेंथ इंटू ब्रेथ। वेरी गुड, कई बच्चों को याद है। अगर इसके ऊपर सिग्मा क्या है वो हमें पता है, इसके ऊपर सिग्मा क्या है वो हमें पता है, मैं इसका एक छोटा सा चार्ज लिख सकता हूं, सिग्मा था सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस आर बाय आर, तो इसका dq होगा सिग्मा इंटू डी ए, दैट इज सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस आर बाय आर इंटू 2 पाई आर डी आर। जिनका हेडेक हो रहा है जा सकते हैं बेटा, जा सकते हैं। अब ये कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं आपके एग्जाम में आया हुआ है ना। अब आप रेलिवेंट नहीं पढ़ना चाहते तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। पहले तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भाई जब बैच स्टार्ट हुआ था तो आपने खुद से प्रॉमिस किया था कि इस बार आप 11वीं वाली हरकतें नहीं करेंगे। जो भी इस बैच, मैंने आपको क्या कहा था, इस बोर्ड पे जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। आपने खुद से प्रॉमिस किया था और आज आप अपने आप को तोड़ रहे हैं, वो आपका फ्रीडम है। जो फाइट मारता रहेगा आगे बढ़ता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, और आपकी कामचोरी आप ही को रोकेगी। क्लियर? तो मैंने कहा यार मुझे टोटल चार्ज चाहिए था, तो जरा ध्यान से समझना, सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस आर बाय आर इंटू 2 पाई आर डी आर। सारे बच्चे लिमिट्स बताना क्या रखनी चाहिए, वेरिएबल क्या है सारे बच्चे। नहीं सॉरी मत बोलो बेटा, मैं डिमोटिवेट नहीं हो रहा भाई, देखो ये मेरे को पढ़ाना है, मैं डिमोटिवेट नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको रियलिटी दिखा पाऊं। नहीं मैं परेशान नहीं हूं। सारे बच्चे बताना लिमिट्स क्या रखोगे। वेरी गुड। लिमिट होती है इसकी वेरिएबल। आर क्या लिया था आपने? रेडियस। एक छोटा सा छल्ला लो प्याज का और छल्ले को बड़ा करते चले जाओगे तभी डिस्क बनेगा। आपको 0 से आर इंटीग्रेट करना था, तब आपका फाई नॉट आएगा। अब मैं ये आपको होमवर्क दूंगा, अब आप खुद देखना। कंसेप्ट हमने ये चीज डिस्कस करी, कंसेप्ट सारे बच्चों ने बता दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन आपके लिए कांस्टेंट चीज बाहर निकाल लो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके ब्रैकेट को ओपन कर लो। देखो 2 पाई ये चला गया, ये हो जाएगा आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर डी आर का इंटीग्रेशन 0 से आर। आर का इंटीग्रेशन बनेगा आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर का बनेगा आर क्यूब बाय 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आ जाएगा। सर 0 से 2 पाई आर क्यों? अरे भाई आपका वेरिएबल है ये, रेडियस इज योर वेरिएबल, रेडियस ऑफ एलिमेंट। आपको डिस्क कितने रेडियस की बनानी है? आप छोटी सी रिंग लेंगे, फिर लेंगे, फिर लेंगे, फिर लेंगे, फिर लेंगे, फिर लेंगे, आप बढ़ाते बढ़ाते कितने तक जाओगे? कैपिटल आर तक सॉल्व करोगे। क्लियर? क्लियर? 0 से स्मॉल आर नहीं, स्मॉल आर आपके लिए वेरिएबल है भाई। कोई बोल दे 5 किलोमीटर था तो आप 5 तक जोड़ते चले जाओगे, कोई कहते 1 मिलीमीटर था तो 1 मिलीमीटर। अरे भाई इस क्वेश्चन में आपकी डिस्क का रेडियस कितना है? आर, उतने तक का जाना है ना हमें। यस। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस इज r ऑफ रेडियस r by 4 एंड कंसेंट्रिक विद द डिस्क इज 5। क्वेश्चन समझना आप क्या हुआ। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2, आपकी जो ये डिस्क थी, ध्यान से समझना, जो आपकी डिस्क थी इसका रेडियस था कितना? r। अब नया गॉसियन सरफेस क्या है? नया गॉसियन सरफेस क्या है? कुछ ऐसा। देखो दिल बनाना इस बात पे, अगर आप ये रीड कर पाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r by 4। रेडियस कितना है? r by 4। इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है दैट इज r by 4। इसमें से अगर आप फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो दैट फ्लक्स इज 5। क्या आप ये चीज समझ पाए? क्या आप ये चीज समझ पाए?
इस वाले गॉसियन सरफेस का जो फ्लक्स है दैट इज 5। रेशियो लेना है बस, लिमिट चेंज हो जाएंगी। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना, सारे बच्चे बताना। ये एक डिस्क थी, ठीक है, ये एक डिस्क थी, इसके ऊपर मैं अगर टेबल टेनिस की बॉल है उसको आधा आधा काट के मैं उसके ऊपर एक ऐसे लगा दूं, एक ऐसे लगा दूं, इसका एक क्रॉस सेक्शन ही अंदर आ रहा होगा। इसका आपके इनक्लोज्ड चार्ज की अगर आप बात करोगे तो इतने तक का ही इनक्लोज्ड चार्ज होगा ऑफ रेडियस r/4। क्या आप ये चीज कह सकते हैं फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट? लिमिट्स आपकी 0 से r/4 होने वाली है बस, और कुछ चेंज नहीं है। सिग्मा इंटू 1 माइनस r/r 2πr dr डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? वेरी गुड। और क्वेश्चन में एडवांस ने बस इन दोनों का रेशियो पूछ लिया, φ0/φ। अब आप ये मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको ट्राई करके आंसर भी मैच कर सकते हैं अगली क्लास में, या आप आंसर पोस्ट करना, आप खुद से सॉल्व करना। ये मदद कर रहा हूं, ये मैं आपकी मदद कर रहा हूं। हाँ ले जाओ, ये मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप खुद से सोचना। जब एडवांस के क्वेश्चन होते हैं आंसर निकालना मेन टारगेट नहीं है। जो आपने ये चीज बोली ना, ये एग्जाम में आपको हिट होनी चाहिए थी। कुछ बच्चे कहेंगे यार ये कितना कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अरे कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है, पूरा जो आपकी डिस्क है वो पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर आ चुकी है। फ्लक्स क्या होता है? इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी तरीके से चार्ज निकालना था, अब इसका चार्ज वेरिएबल है, सिग्मा वेरिएबल है, इंटीग्रेट करके जाना, उसकी मदद मैंने करी है। और ये वाला मेथड आपको अब याद रखना है, एग्जाम में जेईई ने कई बार पूछा है। क्लियर? यस। आओ एक लेवल और ऊपर चलते, ठीक है। हाँ 32 6.4 इज द आंसर। वेरी गुड। यस, इसका अगर आप आंसर निकालेंगे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत आएगी आप मेरे से डाउट पे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा 6.4 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला जरा 2017 का, ये वाला कौन से ईयर का था हमारा? ये हमारा रीसेंट है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने इक्वी पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, तो इस वाले ऑप्शन को हम लोग जज नहीं करेंगे। जब हम लोग देखो एडवांस में क्या होता है ना, अगला चैप्टर भी मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इक्वी पोटेंशियल नॉट कवर्ड येट, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। जब हम इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस एंड ऑल सारी पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R एज शोन इन द फिगर। ऐसा है, समझ रहे? समझ रहे? आपके लिए एक बाउल है, उसके जस्ट इस सरफेस पर इधर आपने, ठीक है, इधर आपने एक प्लस Q चार्ज जस्ट बाहर रख दिया। क्वेश्चन समझना पहले, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इज और आर करेक्ट मतलब मल्टीपल चॉइस में ये आया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल आंसर्स है, ठीक है। पहला सवाल, सर r/4 कैसे? क्वेश्चन बेटा एक बार रीड करना। जो अब नया वाला गॉसियन सरफेस था उसका रेडियस ही r/4 है, तो जो चार्ज अंदर रहेगा उसी की वजह से फ्लक्स होगा। तो लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी 0 से r/4। सिंपल सी बात, r/4 के बाहर वाला चार्ज उस गॉसियन सरफेस के लिए आउटसाइड चार्ज है, आउटसाइड चार्ज की वजह से फ्लक्स कभी नहीं होता था। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस। पहला स्टेटमेंट, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले मैं सी ऑप्शन पर चलता हूं, ध्यान से समझना। ये थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है, कैलकुलेशन कम लग रही है। टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एंड द फ्लैट सरफेस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। खुद सोच के बताओ। अब मेरे पास एक ये हेमिस्फीयर था, मैं जस्ट इसके ऊपर एक चार्ज रख रहा हूं। इन्होंने क्या कहा, भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकलेंगी, ट्रू और फॉल्स में बता देना, इतना तो कॉमन सेंस होगा। इन्होंने कहा टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस, इसके कर्व्ड और फ्लैट सरफेस में से टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। फॉल्स। यार कितनी बार रिपीट कर दिया। अरे भाई
मानो जरा यहां पर ध्यान से समझो, ये सरफेस में है, अगर आप ध्यान से देखें ये चार्ज सरफेस के बाहर है, इनक्लोज्ड होता तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता यार, इनक्लोज्ड चार्ज होता तो आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता ना यार, लेकिन क्या ये इनक्लोज्ड है? नहीं। अगर मान लो ये सरफेस पर भी है, फॉर एग्जांपल इन्होंने ये भी निकाला सरफेस से बाहर, मान लो सरफेस पर भी है, तब भी ये प्रॉपरली फॉल्स है। क्यों यार? ऊपर भी तो कुछ फ्लक्स जाएगा, इस वाले फ्लक्स, टोटल आपका टोटल फ्लक्स की बात करें तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। मान लो कुछ इधर गया तो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से तो कम ही आएगा इसमें। एक्चुअली में ये अगर सरफेस से बाहर है तो टोटल फ्लक्स कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए बाय गॉस लॉ। लेकिन मान लो, क्योंकि इन्होंने कहा है, जरा ये समझना, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड, तो जस्ट आउटसाइड बोल दिया तो टोटल फ्लक्स गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स इज, ठीक है, फ्लक्स इज क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंबाइन कह रहा है, टोटल आपका 0 आना चाहिए, तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने जस्ट आउटसाइड बोल ही दिया है। अगर जस्ट आउटसाइड है तो हमारे पास 0 ही होगा। गया एक ऑप्शन, इन्होंने कहा ये तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, गया। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास गया। इसको अभी हम लोग चेक नहीं कर रहे, ठीक है, वी आर नॉट चेकिंग दिस, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। द कंपोनेंट ऑफ, अच्छा इसकी बात करते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस। अब ध्यान से देखना, पार्ट ए की बात करते हैं, ए वाले ऑप्शन की। यहां पर आपका चार्ज क्यू है, इस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस निकालना है। अब जो मैं स्टार्टिंग से सिखा रहा हूं ना, ट्रू और फॉल्स, ध्यान से सुनना। सर कई बच्चों को, मेरे को लग रहा होगा कई बच्चों को इरिटेशन है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कर लूं, ये आपका क्यू चार्ज है, ये आपका आर डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं इसमें से फ्लक्स कितना जा रहा होगा? सारे बच्चे, प्रोजेक्शन रूल इज ऑलवेज वैलिड, ध्यान से सुनना, प्रोजेक्शन रूल इज ऑलवेज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉन यूनिफॉर्म है, यही तो चीज अभी तक हम कर रहे थे। अरे यही तो चीज हम लोग अभी तक कर रहे थे, एडवांस में आ गया ना क्वेश्चन। फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 45, और 1 माइनस कॉस 45 इज, ये आएगा। लेकिन ये चीज ध्यान से समझना, इसमें से होगा आउटवर्ड फ्लक्स, इसमें से होगा आउटवर्ड फ्लक्स। तो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? इसमें से आपका, इस पूरे को अगर मैं बात करूं, टोटल फ्लक्स आपने क्या बोला? 0 है सर, क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड ही नहीं है। एंड दैट फ्लक्स विल बी फ्लक्स थ्रू कर्व्ड प्लस फ्लक्स थ्रू बेस। वो हम लोगों ने रिंग के फॉर्मूले से निकाल लिया। अगर देखा जाए ये आउटवर्ड फ्लक्स है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या आप कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू कर्व्ड इज नेगेटिव ऑफ फ्लक्स थ्रू बेस माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय रूट 2। ये आपका कर्व्ड सरफेस से होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से एंटर करेंगी, इसमें से बाहर जाएंगी, तो इनवर्ड फ्लक्स ये होना चाहिए था, विच शुड बी नेगेटिव, और आउटवर्ड फ्लक्स आपका ये होना चाहिए था, विच शुड बी पॉजिटिव। सिंपल सी बात। यस, तो आपका वही तो है। यस यस भाई, टोटल फ्लक्स 0, जो बेस से, ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास जो बेस से फ्लक्स होगा वही फ्लक्स इसका होगा। दोनों का सब, दो चीजें जुड़ के 0 हो रही हैं, एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए, और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ये वाली पॉजिटिव क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां निकल रही है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग, यहां पर आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा, यहां में से फ्लक्स, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां एंटर कर रही है, तो फ्लक्स आपका ऊपर वाले में नेगेटिव होगा, तो इसका उल्टा कर दिया, बस माइनस साइन। हाउ कॉस 45, ले आओ। अरे भाई आपकी ये रिंग है, ये रेडियस आर है,
आप कौन सा एंगल लेते थे? यही एंगल लेते थे। टेन थीटा लगा लो, आर बाय आर, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री नहीं आ रही। अरे मर्दबा, आ जाओ भाई। ये वाला द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। जो बच्चा कह रहा था ना इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट में मैं आपको मदद कर रहा हूं। बी पार्ट ध्यान से देखना। जो आपका ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, इंटीग्रेशन वाला जो मेथड है ना बेटा, वो यहीं से ही आता है। इसीलिए आपको सारे मेथड इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखना। मान लो ये ऊपर है हमारे पास, सर उल्टा क्यों बना रहे हो? अच्छा ये भी तो कई खतरनाक बच्चे हैं ना, बच्चे भी तो बिल्कुल खतरनाक ही हैं। लो भाई, ये आपकी डिस्क है, यहां पर आपका चार्ज है Q। सारे बच्चे बताना कि भाई देखो, इसकी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होंगी? हां या ना? अरे बोलो यार, हां या ना? एक प्लस चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ध्यान से देखना, जो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस KQ/R², ये डिस्टेंस है R² + X²। तो आपकी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो इस सरफेस से निकल रही होगी, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय √ में R² + X² की होल स्क्वायर। उन्होंने किसी भी सरफेस के पॉइंट पर बोला है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगी। थीटा एंगल हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट जरा सुनना, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आ रही है। तो जरा जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या आप ये कह सकते हैं वो होगी E cos थीटा। इसको अगर आप रिजॉल्व करते तो ये आती E cos थीटा, यही आपकी E परपेंडिकुलर है भाई। तो बस हो तो गया। E की वैल्यू है KQ डिवाइडेड बाय √ में R² + X² इंटू cos थीटा, ट्राइंगल से निकाल लो, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, R डिवाइड बाय √ में R² + X²। सारे बच्चे क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? ये फंक्शन ऑफ x आ रहा है, ये आपका फंक्शन ऑफ x है। मतलब जैसे जैसे आपका x चेंज करेगा, आपका E परपेंडिकुलर चेंज करेगा। हाँ या ना? अरे बोलो यार, हाँ या ना? हाँ या ना? ये समझना इन्होंने क्या बोला था, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस, प्लस चार्ज आपका यहां था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये भी है, ये भी है, ये भी है। जो परपेंडिकुलर गिर रही है इसका डिस्टेंस अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। जैसे जैसे आप डिस्क पर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस अलग हो रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा, यहां पर सभी का डिस्टेंस अलग अलग है। किसी भी x डिस्टेंस पर अगर मैं जाऊं तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, √ में R² + X²। हां, हमारे पास cos थीटा, अच्छा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तब भी x का फंक्शन आ ही रहा है, ठीक है, ये हट जाएगा हमारे पास, यस, और यहां पर आपका आ जाएगा 3/2। क्लियर? तो KQ/R² करते थे, ये स्मॉल r आपके लिए बन जाएगा KQ/R²। तो अगर आप देखें तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा KQ डिवाइड बाय R² + X²। यस, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसको रिजॉल्व करेंगे। सर ये एंगल थीटा थीटा सेम क्यों? अरे भाई परपेंडिकुलर, ये भी लाइन परपेंडिकुलर, ये भी लाइन परपेंडिकुलर, करस्पॉन्डिंग एंगल E cos थीटा की अगर आप बात करोगे, ट्राइंगल से cos थीटा डालो, x का फंक्शन आ रहा है। अगर ये x का फंक्शन है तो वेरी करेगा। x की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो कुछ और वैल्यू, फिर आप R/2 डालोगे तो कुछ और वैल्यू। ये आपका जो स्टेटमेंट है बेटा, दिस इज, इन्होंने कहा है इज कांस्टेंट, फॉल्स। तो आपका ये भी गलत है। इसको तो हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि इक्वी पोटेंशियल नहीं है, इसको तो अभी हम लोग चेक नहीं कर रहे क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है, वैसे आंसर ये आएगा, लेकिन अभी हम लोग जानते नहीं है इक्वी पोटेंशियल क्या है, कैसे पोटेंशियल निकालते हैं ये नहीं पता।
अभी के लिए आपका आंसर ये, ठीक है। नॉट कवर्ड येट, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। ये एक एडवांस का क्वेश्चन और था, क्या टाइम हो रहा है, ये आप ट्राई करेंगे, इससे आसान एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, देखने में बहुत गंदा लगेगा लेकिन लिटरली बता रहा हूं बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। आप इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है, इसको आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। और जेईई मेंस के 2 अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप एक बार ट्राई करना, इसको मैं एडवांस सेशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। होमवर्क जो है आपके, मैं एडवांस सेशन जब होंगे उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, इनके सॉल्यूशन दूंगा, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक और एडवांस का क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको एक और नया कंसेप्ट सिखा, उसको करने के लिए आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 2015 का एडवांस का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से चाहे इंटीग्रेशन से कर सकते हैं या कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से दिखाना चाहता हूं। जो हम लोगों ने आज सॉलिड एंगल का फॉर्मूले से क्वेश्चन करा है वो जल्दी करा रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन भी जरूरत है क्योंकि एडवांस ने इंटीग्रेशन करवाई है। अब आप इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, तो ये अभी मैं आपके लिए डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला 2015 का क्वेश्चन मैं आपसे डिलीट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को देख, वैसे तो आपको और होने चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन है, घबराने वाली बात नहीं है, एप्लीकेशंस को हम लोग अच्छे से कवर अप करेंगे। कल टुमारो विल बी द लास्ट क्लास, कल ही आपको गाना वाना गा के खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके, यस। कई बच्चों को मैंने बताया नहीं था कि आज की क्लास थोड़ी भारी होने वाली, क्योंकि फिर मेंटेलिटी वो उनकी ऐसे बन जाती है कि यार नहीं होगा हमसे, फाइट मारना पड़ेगा यार, ठीक है। अभी तो 1 महीना हुआ, अभी तो और चीजें आने वाली है, तो क्या अभी छोड़ दोगे? फिर आप एग्जाम से पहले जाके फिर कहोगे सर मेरे से गलती हो गई, मैंने रिवाइज नहीं करा, मेरे से गलती हो गई, मैंने टेस्ट नहीं दिया, मेरे से गलती हो गई सर लेक्चर छोड़ दिए। नहीं करना है भाई यही काम। ये जो आप फीलिंग पा रहे हैं कि सर टफ है, मुश्किल है, ये करना वो करना, ये सभी के लिए है भाई, सभी के लिए है। अगर आपको उन चुनिंदा बच्चों में बैठना है, ठीक है, तो आपको एक अपनी तैयारी अलग तरीके से करनी है। जो ये नॉर्मल थॉट प्रोसेस चलता है, टफ है टफ है टफ है भाई, है, कौन मना कर रहा है? मेहनत डिमांड करता है, आपके अंदर का आलसपन बोल रहा है, आलसपन बोल रहा है, ठीक है, वो बोलने मत दो भाई। ये 1 साल आपने खुद से प्रॉमिस किया था, वो पहला दिन का जोश याद कर लो, जब 11वीं खराब हुई थी ना, तो आप सभी लोगों ने खुद को बोला भाई अगली बार नहीं होने दूंगा। मैंने पूरा 1 साल बर्बाद किया है, और आज जब आपसे स्ट्रगल करवाया जा रहा है तो आपके अंदर का वो जो एक्चुअल नेचर आपने 11वीं 12वीं वो 10वीं 11वीं में बनाया था ना आलसपन का, वो आपको रोक रहा है। अब आप उसकी सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, आपकी भी फ्रीडम है। लेकिन जितने भी अच्छे बच्चे हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, आपके जवाब आए या ना आए, आपका स्ट्रगल हमेशा कंटिन्यूड रहेगा लाइफ लॉन्ग, ठीक है। आपको लग रहा है कि यही स्ट्रगल यही खत्म कर देता हूं पढ़ पुढ़ा के, ऐसा नहीं है, इसके बाद भी स्ट्रगल आएंगे लाइफ में। तो आपको अपना स्ट्रगलिंग फेज में हमेशा लर्न करते हुए चलना है। जो स्ट्रगल में छोड़ देते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। स्ट्रगल आपका कभी नहीं रुकने वाला भाई, स्ट्रगल लाइफ लॉन्ग रहेगा, लाइफ लॉन्ग, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, हमेशा फाइट मारना है, हमेशा कुछ सीखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। ओके, तो अपन लोग कल मिलेंगे, कल हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद इसी वीक में मैं आपको एक एडवांस सेशन दूंगा, उसमें बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स मैंने कंपाइल कर रखे हैं। मेजॉरिटी ये जो आपको अच्छे गूज़बम्स आ रहे हैं, ये वाले एक्चुअली में एडवांस सेशन के लिए ही रोके थे कि वहां पे धड़ 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 आपको गूज़बम्स आए। लेकिन मैं चाह रहा था कि यार वो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आप लेक्चर ही ना देखें और उस प्रोजेक्शन को या उस सोच को आप देख ही ना पाए। कई बच्चे उस लेक्चर को छोड़ देते हैं, लाइव में आ जाते हैं, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं आप प्लीज एडवांस में देखना, कैविटी के प्रॉब्लम्स, उसमें टाइम पीरियड, उसमें बहुत सारी चीजें डालने में, प्रोजेक्टाइल सब डाल देंगे उसमें, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।